नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज़। मैं दिलीप सिन्हा देवभूमि झारखंड न्यूज़ के गिरिडीह शास्त्री नगर कार्यालय में हूँ। हमारे साथ हैं सुष्मिता गुड़िया जी और हम दोनों आज यहाँ पर देवभूमि झारखंड न्यूज़ के लोकप्रिय कार्यक्रम बोले नेताजी में भाकपा माले के वरिष्ठ नेता राजधनवार के पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव जी हैं हमारे साथ। आज हम इनसे बातचीत करेंगे बोले नेताजी में। सबसे पहले देवभूमि झारखंड न्यूज़ कार्यालय में आने के लिए राजकुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी देवभूमि झारखंड के में आपने जो मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और देवभूमि झारखंड के अस्मिता से मिलता जुलता भी है। और आपने जो एक पहल शुरू की है बहुत बहुत मैंने जो है सो इसके लिए बधाई है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से आपका चैनल भी जो है सो आगे बढ़े। जी, पहले मैं आपको कॉमरेड राजकुमार यादव जी के बारे में बता दूं। राजकुमार यादव जी राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में का एक बार भाकपा माले से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज नेता को परास्त कर ये झारखंड विधानसभा पहुँचे हैं। काफ़ी लड़ाकू नेता हैं और संघर्ष की उपज हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि गाँव के ये रहने वाले हैं। राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के ढिबरा मजदूरों का ये आंदोलन उसकी ये उपज है। और राजधनवार विधानसभा क्षेत्र और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के ये सबसे संघर्षशील नेता रहे हैं। और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में लगातार इन्होंने कांटे का टक्कर दिया भारतीय जनता पार्टी को और बाबूलाल मरांडी जी को। और ये डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जिस चुनाव में जीते कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से, तो भारतीय जनता पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी भाकपा माले के प्रत्याशी के रूप में श्री राजकुमार यादव जी रहे। और आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा, इन्होंने जो निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के रहे वो किसी गठबंधन के बल पे नहीं, अकेले अपने दम पर भाकपा माले के दम पर ये निकटतम प्रतिद्वंदी रहे। और लगातार 95 से चुनाव लड़ रहे हैं दोनों सीटों पे, कोडरमा लोकसभा और राजधनवार विधानसभा में। और सदन से लेकर सड़क तक का संघर्ष की जो बात हम करते हैं उसके एक उदाहरण है। तो आज हम इनसे विस्तार से जानते हैं। तो हमारे सबसे पहले हमारे सहयोगी सुष्मिता गुड़िया जी हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वो सवाल करें राजकुमार जी से। जी सर, आपके राजनीतिक गुरु कौन है और आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई, ये आप हमारे देवभूमि के दर्शकों को बताएं। सबसे पहले है कि मुझे बताने में बहुत हर्ष है कि मैं 1986 में जो मैं मैट्रिक पास किया तो हमारे गांव में अपराधी तत्वों के द्वारा मतलब जो है सो चोरी डकैती या किसी के इज्जत लूटने की कोशिश की गई। और उसी समय अपराधियों के खिलाफ में जब मैं पढ़ने के लिए चाह रहा था तो उसी समय जो सो गांव के लोगों ने मिल करके 2 अपराधी को मतलब जो हत्या कर दिया गया और हमको उस केस में जोड़ दिया गया। जो मैं लगातार कहिए कि 7 साल तक जेल में रहे और फिर बाय इज्जत हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय रांची से बरी हुए। और उसी पीरियड में 1986 में जो हमारे कॉमरेड महेंद्र सिंह भी एक हत्या के मुकदमा में कोयरीडी में सामंतियों के खिलाफ में लड़ते हुए वो भी आजीवन कारावास की जेल की सजा काट रहे थे। तो उन्हीं से हमारी मुलाकात हुई और उन्हीं से लगा कि समाज के अंदर में सिर्फ पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता है, सामाजिक राजनीतिक बदलाव किए बगैर हम चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि राजनीतिक का पहला गुरु कहिए कि राजनीति में आना चाहिए तो हमारे शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह हैं। और उनका जो विचारधारा था, उनका जो आदर्श था, उनकी जो संघर्ष की पृष्ठभूमि थी, जेल के अंदर में भी कैदियों के अधिकारों के लिए लड़ना, गरीबों के लिए आवाज़ उठाना, तो उन्हीं से सीखकर मैं उन्हीं के साथ मिलकर के जेल में भी 1986 से लेकर के 1989 तक हम जब गिरिडीह जेल मंडल कारा में रहे तो हम लोगों ने संघर्ष वहीं से शुरू किए। और वहीं से मार्क्सवाद, लेनिनवाद या ये कि कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा को अपनाए।
आप 1995 में, जैसे जितना हमको याद है, कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े अपने विधानसभा क्षेत्र से, राजधनवार से, और करीबन लगभग 7,000 के आसपास आपको वोट मिला। तो उसके बाद से हम देखते हैं कि हर चुनाव में आप निरंतर दुगना गए, और करते करते आपने बाबूलाल मरांडी से लेकर रविंद्र राय से लेकर तमाम दिग्गजों, गुरुशरण सहाय, निजामुद्दीन अंसारी, सभी के साथ आप चुनाव लड़े, और लड़ते लड़ते आखिरकार आप बाबूलाल मरांडी को हराकर विधायक बने। और कोडरमा लोकसभा में भी निरंतर आप, माने अगर पूरे झारखंड में किसी एक लोकसभा सीट में लेफ्ट पार्टी, वामपंथी पार्टी जीतने की स्थिति में दिख रही थी, तो वो था आपका कोडरमा लोकसभा क्षेत्र। और उस समय हमको जहाँ तक याद है कि भारतीय भाकपा माले जो है वो गठबंधन की पार्टी नहीं थी, अकेले चुनाव लड़ती थी, ना वो एनडीए के पार्ट थी, ना यूपीए का किसी के पार्ट में माले नहीं रही। और ऐसे तो क्या जिस समय यादवों के बीच लालू यादव का जादू चलता था, वैसे स्थिति में क्या आपको कभी ये ऑफर आया लालू यादव जी की ओर से कि भाई आप आरजेडी से आइए तो आपको हम लोग कोडरमा से जिता देंगे? देखिए, सबसे पहले तो दो बात आप लोग को समझना होगा। जब मैं 1993 में जब जेल से निकला, तो 94 में हमने जो है सो भाकपा माले की सदस्यता ग्रहण किया, और सदस्यता ग्रहण करने के बाद में भाकपा माले ने हमारे ऊपर में विश्वास किया। मैं पहला चुनाव 1995 में लड़ा। उस समय गुरसहाय महतो हमारे क्षेत्र के विधायक बने, आरजेडी माने जनता दल उस समय थे। तो उस समय उनको सही में 7,000 वोट आया। लेकिन मैंने जो है सो जनता के लेकर के, जनता के जो हमारे क्षेत्र में, खास करके धनवार विधानसभा में, उस समय भी गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था। सामंतियों के द्वारा, दबंगों के द्वारा दलितों को, गरीब पिछड़ों को, कमजोर वर्गों को वोट से बेदखल कर देता था। तो एक तो ये लड़ाई हमने जम के लड़ा, और उसको वोट का अधिकार क्या होता है लोगों को संगठित किया। और फिर मैंने जब 2000 में चुनाव लड़ा, तो सीधे मैं मात्र 1700 वोट से रविंद्र राय से हार गए। और इस तरीके से मेरा लगातार जो है सो कारवां बढ़ते रहा। और आप देखेंगे कि उस समय हमारी कोई गठबंधन नहीं थी। जहाँ तक पता है, पार्टी के आने के बाद तो लालू जी ने 1995 में जब गुरसाय महतो जी को टिकट दिया था, उस समय भी हमको ऑफर किए थे, खोज किए थे। 2000 के बाद में भी विभिन्न दलों ने संपर्क किया। लेकिन मैं कम्युनिस्ट पार्टी आज भी पूरी दुनिया में, पूरे देश में हम समझते हैं कमजोर, दलित, शोषितों के कोई पार्टी है तो कम्युनिस्ट पार्टी है। भले ही देश की जनता, खास करके हिंदुस्तान की जनता, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, और धर्म और जाति के आधार पर हमारे देश की जनता को जो एक विभाजनकारी राजनीति जो चल रही है, इसके कारण हमारा कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर में, यदि आप केरला को देखिए, जहाँ माने जो विकसित राज्य है, जो शिक्षित राज्य है, आज भी आप सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी की जो है सो सत्ता आप देखिए केरल में, एक लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में रहा, त्रिपुरा में रहा, और अन्य राज्यों में भी, यहाँ तक कि बिहार में भी एक समय कम्युनिस्ट पार्टी के 14 सांसद रहते थे। तो ये हम समझते हैं कि भारतीय राजनीति के जो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर, जो एक सामाजिक ध्रुवीकरण के आधार पर, एक जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर जो राजनीतिक चल रही है, इसके वजह से कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुई है। लेकिन फिर से देश के अंदर में जिस तरह से असमानता, गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई जो चल रहा है, और अभी सबसे बड़ा चीज है कि समाज को तोड़ने के लिए जो एक धार्मिक उन्माद करके जो समाज के खिलाफ में जो हमला चल रहा है, इससे पूरे देश के अंदर में फिर से कम्युनिस्ट पार्टी प्रासंगिक हो रही है। और हम समझते हैं कि आने वाला समय में आप देखेंगे, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी एक चीज है कि सत्ता में आने और चुनाव लड़ने के लिए ही कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होती। कम्युनिस्ट पार्टी साफ लिखा हुआ है कि हम संसदीय और गैर संसदीय लड़ाई में विश्वास करते हैं, और हम संसदीय लड़ाई नहीं भी जीतते हैं, गैर संसदीय लड़ाई से भी जनता के सवाल को हल करते हैं। और यही हमारा जो एक संघर्ष का रास्ता है। हम लोग उस समय भी एनडीए यूपीए का पार्ट नहीं थे। हम लोग कहते थे कि एनडीए यूपीए के गठबंधन के अलावे जनता का गठबंधन होना चाहिए, और जनता के जो मुद्दे हैं उसके आधार पर भी हम
चुनाव जीत सकते हैं यदि जनता हमको पसंद करती है। और यही वजह आप देखेंगे 1995 से लेकर मैं लगातार लड़ा, सेकंड रहा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। जी। और 2014 में मैंने बाबूलाल मरांडी को लगभग 11,000 मतों से हरा दिया, जबकि पूरे झारखंड में और 14 में पूरे नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी। उस समय 14 जी संसदीय चुनाव में भारत की माने जो है सो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी। तो उस स्थिति में जब पूरे झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनी, लहर चल रही थी, उस समय मैंने धनवार में बाबूलाल जी बाबूलाल को को हराया। पराजित किया था। मतलब लालू जी आपको ऑफर किए थे कोडरमा लोकसभा के लिए कि राजधनवार विधानसभा के लिए? देखिए उस समय 95 हम नए नए थे, बहुत मतलब उनको जो हम एक संघर्ष किए थे, आप जानते होंगे कि एक बिहार के एक माने बहुत बड़े निर्दलीय विधायक थे नरेश सिंह जी जी। और राम नरेश सिंह, वो कहिए कि बहुत बड़े हमला किए थे। तो मैं उस समय 14 विधायक का वो विधायक दल के नेता थे। उस समय महेंद्र सिंह भी हमारे एमएलए थे। तो उस नरेश सिंह ने जो दलितों पर हमला किए थे, तो उसको हमने माफी मंगवाया था और वो शिकायत लालू जी को किए थे कि देखिए आपका एक लड़का है। तो लालू जी ने महेंद्र जी को बोला कि रे भाई कौन तो लड़का है वहाँ जो राजकुमार यादव जो हमारा नरेश भाई को मैंने नुकसान किया। तो उसको समझाओ। तो नरेश विधायक जी हमारे महेंद्र सिंह ने बोला कि ये गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, गाली देंगे तो हमारा पार्टी के वो बर्दाश्त नहीं करेगा, इनको आप समझाइए। तो उससे वो ज्यादा प्रभावित थे। तो उनके लोगों ने कहा कि आपको जो है सो लालू जी चाहते हैं कि आप 95 में चुनाव लड़िए। तो हम नहीं गए, हम कहे नहीं, हम पार्टी जहाँ शुरू किए हैं हम इसी पार्टी से लड़ेंगे। वो नरेश सिंह जी किस विधानसभा क्षेत्र के और किस पार्टी से विधायक थे? वो थे मतलब जा करके जो आपके नालंदा विधानसभा से जो चुनाव लड़ते थे एक समय, वो नालंदा के थे, विधायक थे। आपको याद होगा कि 1990 में लालू जी संकट में पड़े थे, निर्दलियों के मदद था उनको समर्थन, और उसका नेता उस समय राम नरेश सिंह थे। चलिए ये अच्छा, तो ये हम लोग आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो हम देखें कि जब तक आप सदन में नहीं पहुंचे, संघर्ष के रास्ते पे आप जब तक रहे, आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा। चाहे 95 से लेके आप जब तक आप विधायक नहीं बने, आप हर चुनाव में छाए रहे, स्टार बने। जैसे ही आप विधायक बने, आपका चुनावी राजनीति में ग्राफ बिल्कुल तेजी से गिर गया, चाहे वो कोडरमा लोकसभा हो या राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में। इसका क्या कारण रहा, आपको क्या लगता है? देखिए इसका 2 रीजन रहा। एक पहला तो रीजन ये है, आपको समझना होगा कि 2014 के बाद एक गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई, और जब गठबंधन की राजनीति शुरू हो जाती है तो आप देखिएगा कि वहाँ तीसरा जो ताकत है, वो 2 ताकत जो आमने सामने हो तो कमजोर होना स्वाभाविक है। आपने देखे कि 2019 में बाबूलाल मरांडी को इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार बनाया गया, और उस समय भाकपा माले को गठबंधन में शामिल नहीं किया। तो एक तो कहिए कि उस समय जबकि लगातार में रनर थे, उस समय भी इंडिया गठबंधन यदि 2019 में लोकसभा में हमारी पार्टी को मैंने मदद मिलती या हम गठबंधन के पार्ट रहते तो उस समय भी अन्नपूर्णा देवी चुनाव हार जाती। लेकिन आपने देखा कि उसको बनाया गया। उसके बाद में आप देखेंगे विधानसभा में भी जो इसको गठबंधन से होता है, तो हमारा इंडिया गठबंधन को उस समय भी 19 में भाकपा माले को बाहर रखा जाता है, बाहर रखा जाता है। उसके बाद भी हम बगोदर जीतते हैं, राजधनवार में हम 34-35 हजार वोट लाते हैं। और उस समय भी आप देखेंगे कि जेएमएम के कैंडिडेट जो निजामुद्दीन जी हैं, ओबीसी के कैंडिडेट, ये सब मिल करके मतलब जितना से वोट लाते हैं उसका आधा वोट से हम हारते हैं। 50,000 बाबूलाल जी लाते हैं, हम लोग 14,000 से हारते हैं। और जिस समय उस समय की जबकि निजामुद्दीन जी को 13,000 वोट मिलता है, ओबीसी जी को 14,000 वोट मिलता है। तो ये कुल मिला करके राजधनवार में इंडिया गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं, वो जो जमीनी सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, वो चीजों को माने कहिए कि पार करके और अपने तरीके से धनवार के बारे में सोच रहे हैं। अभी आप 24 के चुनाव को देखिए, यदि पार्लियामेंट के अंदर में यदि लोकसभा में माले रहा,
लेकिन माले रहा। लेकिन हमारा आज भी मानना है कि यदि पार्टी ने जो तय किया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यदि 2024 में यदि मैं उम्मीदवार रहता और इंडिया गठबंधन के पार्ट भी माले थे, तो हम सब कहते हैं कि 24 का भी जो सिनेरियो रहता, जो चुनावी आंकड़ा रहता, वो जबरदस्त रहता। वो क्या हुआ कि जो है, जो बैकवर्ड जो वोटें थी, दलित जो वोट थी, बड़ा हिस्सा जो पिछड़ी जाति की वोट थी, वो अंतिम समय में जो है वो इंडिया गठबंधन को नहीं साथ दे करके वो सीधा भाजपा के साथ चले गए। जबकि अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ में बहुत एंटी इनकम्बेंसी था, लोगों को आक्रोश था, आज भी है कि कोई काम नहीं की 5 साल में। और अभी भी आप देखिए उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं। उदय यादव की हत्या हो जाती है, वो चुप्पी साथ देती है। वो मान लिया जा करके किसी दलित की हत्या हो जाती है, किसी महिला की हत्या हो जाती है, पूरे ब्लॉक में, थाना में पूरा भ्रष्टाचार है। वो ढिबरा को चालू कराने के नाम पर आई, कुछ नहीं हुआ। आप देखेंगे कि चरम सीमा पर मतलब जो है पूरे कोडरमा संसदीय क्षेत्र में, या तो मंत्री होने के बावजूद भी कोडरमा का सबसे बड़ा डिमांड क्या है, जो उद्योग के रूप में ढिबरा मैका उद्योग को पुनर्जीवित किया जाए, लोगों को रोजगार मिले। उसके बाद में जो सबसे बड़ा करप्शन जो इशू है, जो छोटे छोटे इशू है, वो चाहे दाखिल खारिज हो, रसीद कटाना, ब्लॉक अंचल थाना का जो आप देखेंगे कि बीजेपी के लोग इस मामले में एकदम कुछ नहीं करते हैं, न कभी प्रदर्शन। अभी देखिए बिजली की स्थिति बहुत खराब है, अभी देखिए हम ही लोग इसके लिए आवाज उठा रहे, लेकिन भाजपा चाहे अन्य दल इससे कोई संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन उन लोग को देखेंगे कि धर्म के आधार पर कुछ बात हो जाए, तुरंत झंडा लेके उतर जाते हैं। तो ये जो है आप देखेंगे कि इन लोग एक ही चीज पकड़ लिया इस देश की जनता का नवर, कि धर्म के आधार पर पूरी चीजें होती तो हम लोग धर्म के आधार पर करेंगे, चीजें करेंगे, हमको वोट मिल जाता है। लेकिन इस देश के जो नौजवान हैं, अभी झारखंड में आप देखिए बहालियां बंद है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे का जॉब हो, चाहे और इन सभी चीजों को लेकर के भी जो ये समझने की चीज है, इसको कैसे किया जाए। तो ये हम समझते हैं कि भाकपा माले के नेता राजकुमार जी इंडिया गठबंधन के तहत इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव जो अभी 6 महीने पहले हुआ है उसको देखें, तो जो इंडिया गठबंधन है उसने झारखंड के 81 सीटों में से 80 में उनका पूर्ण अलायंस हुआ। मतलब भाकपा माले, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ी। लेकिन 81 में माले को भी 3 सीट मिली, जिसमें कि गठबंधन के तहत इनको मिला एक बगोदर, दूसरा सिंदरी और निरसा। लेकिन जो उनके मूल सीट था बगोदर के साथ साथ राजधनवार, वहाँ पर ये राजकुमार जी बराबर प्रत्याशी रहे। और वो एक ऐसा सीट था जिसमें कि इंडिया अलायंस का गठबंधन नहीं हुआ, और ये सीट पूरे राज्य की नज़र इस सीट पे थी, राजधनवार पर, क्योंकि भाजपा की ओर से जो सीएम का फेस कहिए या प्रदेश अध्यक्ष, उसके जो सबसे बड़े नेता बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे थे। स्वाभाविक था कि इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर इस सीट पे ताकत लगाना था। लेकिन यही एक ऐसी सीट रही जहां पर अलायंस नहीं हुआ और राजकुमार यादव जी भाकपा माले से लड़े, और सत्ताधारी पार्टी का जो मुखिया पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी चुनाव लड़े और दोनों आसपास रहे वोटों में, और बाबूलाल जी बहुत आसानी से अपनी सीट निकाल के ले गए। तो हम राजकुमार जी से ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या खेल रहा है। देखिए खेल क्या रहा नहीं रहा ये तो इंडिया गठबंधन के जो लीडरशिप है वो जानते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का लगातार प्रयास रहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो धनवार में भाकपा माले एक विकल्प है। और आपने देखा कि धनवार ही नहीं, हमारी जमुआ भी एक ऐसी सीट थी जो लगातार हम मैंने 2nd और 3rd किए, और वहाँ भी आपने देखा कि जिस तरीके के जमुआ में अंतिम समय में जो कैंडिडेट बदला गया, भाकपा माले को अलायंस से जगह भी नहीं दिया गया। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को हराने और रोकने के लिए हमने जमुआ को भी त्याग किया, और राजधनवार में भी हमारे साथ दोस्ताना संघर्ष का जो स्वरूप दिया गया, लेकिन वो दोस्ताना संघर्ष भी सही से नहीं पालन हुआ। उसमें थी कि मान लिया जाए कोई बड़े दल के नेता वहाँ नहीं आएंगे प्रचार में, वो ही नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे सब कुछ हुआ। सब कुछ तो ये कुल मिला करके हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक तरफ जो बाबूलाल मरांडी इंडिया गठबंधन हेमंत जी को
माने पानी पी पी करके मान लिया जाए ये करते हैं, और उसी के लिए पूरा मैदान को खाली कर देना, उनको जीतने का रास्ता साफ कर देना। उसके एक निर्दलीय उम्मीदवार जो समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, उसको माने निरंजन राय उनके घर से उठा के ले जाना, और उसके बाद में भी यदि मान लिया जाए इंडिया गठबंधन के 2 उम्मीदवार रहते हैं तो ये विचारणीय प्रश्न है। दूसरी बात आप देखेंगे कि जब बिना गठबंधन के हम 2014 में बाबूलाल जी को हरा सकते थे, तो गठबंधन होती तो धनवार को तो माने इंडिया गठबंधन चाहे माले को जीत से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन ये तो पूरे धनवार ही नहीं, पूरे झारखंड की बुद्धिजीवी इस बात से, पूरे रांची के बुद्धिजीवी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सर्किल हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे जो भी हो, सभी लोगों ने कहा कि राज धनवार में गठबंधन नहीं होना ये सब कुछ समझ से परे है। तो ये तो जवाबदेही जो है, खास करके जो इंडिया के मुख्य पार्ट हैं, हमारी पार्टी ने तो ये बात स्पष्ट कर दिया कि हम भाजपा को हराने के लिए जो है सो आपके साथ हैं, लेकिन धनवार सीट हम तो चुनाव लड़ेंगे, और धनवार सीट हमारी पार्टी ने लड़ी, हम लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। अब उसके बावजूद भी यदि आने वाले समय में, हम कहते हैं छोटी छोटी ताकत से भी आप बड़ी ताकत बनते हैं। यदि मान लिया जाए माले के पास 4 से 5% वोट है, 3% वोट है, तो बहुत बड़ा वोट है। आप देखेंगे पलामू में पाकी हमारा एक मजबूत इलाका हुआ करता था, वहाँ माले कमजोर होने का मतलब देखिए वहाँ पाकी भी नहीं जीत पाया इंडिया गठबंधन। तो ये हम कह रहे हैं वो जमुआ भी, और धनवार में गठबंधन नहीं होने से हमारा समझते हैं कि बरकट्ठा, बगोदर, धनवार, जमुआ, कोडरमा, यहाँ तक कि उत्तरी छोटा नागपुर के जो क्षेत्र हैं, हजारीबाग से लेकर के चतरा तक, सभी जगह भाजपा स्वीप किया। ये धनवार का एक ऐसा सीट है जो पॉलिटिकली भी और सामाजिक आधार पर भी पूरे चीजों को, पूरे उत्तरी छोटा नागपुर में प्रभाव डालता है। और ये सीट को दरकिनार करना हम समझते हैं इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा महंगा पड़ा है। और ये आने वाला समय में इंडिया गठबंधन इससे अधिक सबक नहीं लेगा तो सोसाइटी में तभी एक चल रहा है, सोसाइटी जो ऊपर से ही सामाजिक, जाति, धर्म की बात चल रही है, तो हर सोसाइटी भी तो चाहता है कि हमारा एक लीडरशिप हो, हर सोसाइटी तो चाहता है नेतृत्व हो। और आप उस सोसाइटी को इग्नोर करके चाहेंगे कि मान लिया जा करके जो दलित, बैकवर्ड की जो मान लिया जाए अल्पसंख्यकों की लगातार आवाज बन के हम लोग लड़ रहे थे, और उसको आप किनारे करके चाहेंगे कि हम अलग तरीके से किसी चीज को स्थापित कर देना, तो बहुत मुश्किल है। कोई भी सामाजिक शक्तियों को स्थापित करने में एक लंबा समय लगता है, एक राजनीतिक शक्ति बनने में एक लंबा समय लगता है, और आप किसी को एक झटके में चाहेंगे खत्म कर देना, तो ये नहीं होने वाली चीज है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सामाजिक शक्तियों का एक अपना महत्व है राजनीति में। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि आज जातीय जनगणना की बात चल रही है। आज जातीय जनगणना पूरे देश के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कहते थे कि जातीय गणना इस देश के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे देश की जनता का दबाव के सामने भारतीय जनता पार्टी को भी कैबिनेट में झुकना पड़ा और निर्णय लेना पड़ा। तो ये है सामाजिक शक्ति, ये इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और यदि झारखंड में जो आने वाला परिसीमन होने वाला है, यदि सभी सामाजिक शक्तियों और समूहों को लेकर के यदि इंडिया गठबंधन ने राजनीतिक रूप से मजबूती नहीं किया, तो ये जो भाजपा का नए परिसीमन है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगला सवाल हम सुष्मिता जी से लेते हैं। जी सर, राज धनवार के आप विधायक रह चुके हैं, 5 साल से आप राज धनवार विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे 5 साल, तो आपने राज धनवार की जनता के लिए आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जरा वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे दिलीप जी तो दैनिक जागरण के अखबार भी माने थे एक समय, यहाँ के प्रभारी भी। आप सभी लोग जानते हैं कि राज धनवार विधानसभा क्षेत्र में बिजली की स्थिति सबसे बद से बदतर थी। और मैं जब चुनाव जीता, आप भी आपका वहाँ ही घर है, जब मैं चुनाव जीता तो सबसे पहले बिजली की स्थिति सुधारे, जो हमको कोडरमा से बिजली आपूर्ति होती थी, मैंने यहाँ भरंगडिया से बिजली चालू कराया है, उद्घाटन किए, और उसी दिन से धनवार विधानसभा में 18 से 20 घंटा बिजली मिल रही है। और ये मेरी पहला
जो एक आम आदमी भी बोल सकता है कि बिजली किसका उपलब्धि है। पहला। दूसरी उपलब्धि है कि हम जब तक विधायक रहे, कोई ब्लॉक और थाना में इस तरह से भ्रष्टाचार और लूट नहीं थी, हत्या और हिंसा का कोई मतलब नहीं था, और सबसे बड़ा चीज है कि उस क्षेत्र में अमन चैन और विकास हो रहा था। तीसरी चीज है कि जो गरीब गुरबे विधायक मद क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने 650 करोड़ का 5 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करवाए। बलहारा से पिहरा का PWD रोड लगभग 39 किलोमीटर, केंदुआ से लेकर के घोड़थम्बा से जबरजो रोड 37 किलोमीटर, आपके कोड़ाडी से झारखंड धाम का रोड 26 किलोमीटर, डोरंडा से पटना रोड आपके 24 किलोमीटर, और आरईओ और ग्रामीण सड़कें जो है, जो मुख्यमंत्री सड़क जो होता है, पुलिया है, पुल है, वो तो हमको लगता है कि 300 से 400 किलोमीटर सड़क हमने ये जो ग्रामीण रोड बनाए। तो ये हम समझते हैं। आप अभी भी आप राजधनवार जाइए, आज से 10 साल की पहले की स्थिति और हमने 5 साल में जो काम किया वो हम समझते हैं 50 साल में नहीं हुआ। और आज ये बात धनवार की जनता भी बोलती है। मेरे अंदर में हमने कभी जाति और धर्म के आधार पर नहीं, जो भी मेरे साथ गया मैंने सबको लेके चला। बहुत से लोगों को डर लग रहा था कि राजकुमार यादव जीत जाएगा, किस सोसाइटी के साथ क्या होगा, लेकिन मैं 5 साल में सभी लोगों को लेकर चला। और आज एक एग्जाम्पल है कि जितने भी धनवार में MLA बने, इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और अभी भी 10 साल से बाबूलाल जी, अभी 6ठा साल हो गया, जो है हमने जो काम कर दिया वो काम का भी रिनोवेशन और मरम्मती या मतलब उसको मजबूती नहीं कर पाए। अभी आप देखिए, उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ कि पावर ग्रिड मैंने 2019 में लाया 137 करोड़ का, वो बन के तैयार है, लेकिन मात्र फॉरेस्ट का 18 किलोमीटर NOC, वो अन्नपूर्णा देवी जी सांसद हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे बाबूलाल जी भी विधायक है, वो 18 किलोमीटर NOC नहीं दिला पाई, जिसके चलते से वो गद्दर का पावर ग्रिड चालू नहीं हो पाया। और इसी के वजह 24 घंटा भी बिजली नहीं मिल रही। यदि वो कल चालू हो जाए तो धनवार विधानसभा में 1 मिनट बिजली नहीं कटेगी और आपका ग्रिड इस शहर से भी बेहतर हो जाएगा। तो ये है हमारी उपलब्धि। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखेंगे 10 विद्यालय को उत्क्रमित +2 कराए, 20 मिडिल स्कूल को मैंने +2 प्लस मैंने हाई स्कूल कराए, उत्क्रमित हाई स्कूल कराए। और आप देखेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पीने के लिए पानी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, चापाकल नहीं था, विद्यालय स्कूल में टीचर नहीं जाते थे, जो भोजन लोगों को नहीं मिलता था, मध्याह्न भोजन नहीं मिलता था, बिल्डिंगों का पैसा गबन कर लिया था जो अध्यक्ष और सचिव मिलके, हमने उस विधानसभा में आवाज उठाए तो सैकड़ों शिक्षक को रिकवरी हुआ, कुछ शिक्षक जेल भी गए। तो ये था हमारी पहचान, हमने ये काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं जो फर्जी टीचर जब बहाली हुआ था मैंने शिक्षकों की, वो भी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया, जो हजारों शिक्षकों को फिर मैंने नौकरी गया, जेल गए, जानते हैं दिलीप जी, छापे भी थे। तो ये सब क्वेश्चन मैं लगातार करते रहते थे। और जहां भी झारखंड के अंदर में घटनाएं घटती थी, उस सवाल को लेकर के मैं हमेशा विधानसभा के अंदर, सड़क के अंदर बहुत से ऐसे वो आवाज उठाते थे, जो आज वो देखने के लिए, आज गिरिडीह जिला में 1 लाख टन का घोटाला हुआ इनके उस समय भी थे। आज देखिएगा कि यहाँ हमारे सब कुछ है, लेकिन आज तक वो घोटालेबाज करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि फर्जी तरीके से जो लाइसेंस दिया गया समूह को और पैसा लेकर के, उन पदाधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक बार अभी आप देखेंगे कि फिर से 3 महीने, अभी अप्रैल महीना का अनाज का घोटाला कर लिया गया, अभी जमुआ में महीना धरना चला और हर जगह। तो हम कह रहे हैं कि ये चीज जो है, धनवार विधानसभा जिस समय हम लोग जीते थे, पूरे धनवार नहीं पूरे झारखंड में तुत्ती बोलता था। और जो ग्रीन कार्ड बना, मेरा ही क्वेश्चन बना था, सादा कार्ड जो बना, मैंने ही कहा था कि मान लिया BPL कार्ड मिला है जिनको, लेकिन जो BPL लेने लायक नहीं, उसको क्या राशन तेल लेने से भी अधिकार नहीं मिलेगा। यदि उसको राशन कार्ड नहीं रहेगा तो उसकी जो और चीजें सुविधाएं मिलती है, आयुष्मान से लेकर तमाम, उसको कैसे मिलेगा। तो वही हमने बनाया था। और उस समय 25 लाख कार्ड मेरे क्वेश्चन पर हरा कार्ड और ये जो सादा कार्ड बना था, फ्रंट पेज पर छपा था। तो वो जो जनहित वाले मुद्दे थे, इसको लेकर के, और वो डोमिसाइल नीति को लेकर मैंने जबरदस्त हम लोग विधानसभा में किए थे, आपके जो स्थानीय नीति लेकर के, वो जो भूमि जो लैंड बैंक वाला जो रघुवर दास जो लाया, वो उसके खिलाफ हम लोगों ने लड़े थे।
तो ये सब चीजें जो है बहुत ही हम लोग ऐतिहासिक रूप से, लेकिन अब जो है सो हमारे एक तो विनोद सिंह थे तो हमारे आवाज उठाते थे, अभी गिरिडीह जिला में उस तरह के कोई मिल नहीं बोलने रहा। वाले नहीं। चलिए, अच्छा, एक ऐसा नहीं लगता है आपको कि आप जिस तेजी से बढ़ रहे थे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में और राजधनवार से लेकर ये पूरा जो जोन है, उसमें आपको और भाकपा माले को ख़त्म करने के लिए ही, राजनीतिक रूप से ख़त्म करने के लिए ही अन्नपूर्णा देवी को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल करके, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश अध्यक्ष थी उस वक्त, उनको भाजपा में लाके और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में उतार दिया। तो ये आपका जो, अगर हम देखें वोट की राजनीति में पीछे जाने के पीछे, यह एक महत्वपूर्ण कारण है क्या? हाँ बिल्कुल है। ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में माहिर है, वो सामाजिक प्रयोग करने के लिए, राजनीतिक प्रयोग करने में सबसे माहिर है। आपने अभी देखे कि मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया, तो वो तो देखिए वो चीजों को भाप करके और वो राजनीतिक जो है दबाव बना के सीबीआई, ईडी और दुनिया और जो भी उनको करना है कि उसको पॉलिटिकल फायदे के और माइलेज के लिए उसको क्या करना होगा, किसको तोड़ना होगा, कैसे तोड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ तोड़ में माहिर है, और उसमें अन्नपूर्णा देवी को लगा कि यदि 2019 में कोई यहाँ एक यादव कैंडिडेट नहीं लाएंगे तो 2019 में राजकुमार यादव को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2014 में ही हमने मोदी लहर में मात्र 90-95 हजार वोट से पीछे रहे। वो भी गिरिडीह जिला के 4 विधानसभा में आगे थे, कोडरमा और बरकाठा में, तो इसलिए वो प्रयोग किया गया। और उस समय भी हमको एक कोशिश किया गया था कि आप भाजपा से चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने कहा ये काम से नहीं होगा। उस समय भी एक जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, अपने लोगों से विधानसभा के अंदर कुछ विधायकों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं गया। ऑफर आया था आपको? जी, वो आते रहता था, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं महेंद्र सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी, और जिस पार्टी ने हमको इतना सम्मान दिया, ये काम हमसे नहीं होगा। जब हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए धनबाद से चले थे, गिरिडीह जाएंगे, गिरिडीह के लिए, तो रास्ते में कुछ हमको CPI-ML के पुराने कैडर मिले। उन लोगों ने पूछा कि एक बार आप राजकुमार जी से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि राज्यसभा चुनाव में क्या ऐसा हो गया था जिससे पार्टी आपको सस्पेंड कर दिया था। इसको जरा स्पष्ट कर दें। देखिए, राज्यसभा का चुनाव में जो कुछ हुआ, पार्टी ने सेंट्रल कमेटी के 3 लोग पोलिट ब्यूरो का जांच किया। जांच में हम कहीं नहीं थे। वो तो साफ था कि कांग्रेस में जो नेता प्रभारी थे वही बीजेपी में हरियाणा में चले गए। उन्होंने ही कहा कि आप यहाँ इस तरह से कीजिएगा। हम तो उस समय, यदि मैं मान लिया जाए किसी प्रकार के गड़बड़ रहता तो बाहर में आके क्यों कहते, कोई भी, हमने कहा कि, उन्होंने कहा कि इसमें डाल दीजिएगा। उस समय का प्रभारी थे कौन सिंह, जो RPN सिंह, यूपी राज्यसभा के चुनाव के बाद फिर वो शामिल हो गए, मतलब बीजेपी में। तो भाई वो फुटा होगा। हम लोग यदि हम लोग के पार्टी में निर्दलीय, माने उसमें जो हम लोग का एजेंट नहीं रहता है, यदि हम उसका बात नहीं मानते तो वो कहता है कि ये है, और वो किस सोच के, यदि ये बात रहती कि मान लिया हमको बीजेपी को मानने नहीं देना था तो मैं बीजेपी को देते, फिर नोटा में क्यों देते? नोटा में देने का वो कांग्रेस के जो प्रभारी थे वही बोले थे कि नोटा में दे दो। हाँ, हमने तो स्पष्ट कहा। हाँ, हेमंत सोरेन जी, इसलिए तो हमारी 3 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी की जांच बनी, और हमने जांच में वो जिसको पूछा तो कोई बात ही नहीं थी। ये तो बिल्कुल माने भाजपा और खास करके JVM में उस समय बाबूलाल के लोग और ये सब जो सो माने पूंजीवादी मीडिया जो है, ये सब मतलब जानबूझ करके जो हमारा चमकता हुआ जो छवि था उसको धूमिल करने का प्रयास किया। और ये पार्टी का बहुत बड़ा गलत निर्णय था सस्पेंड करना। मान लिया जाए सस्पेंड करना, हम पूछते हैं मीडिया तो बहुत कुछ अभी बोल रही है भाजपा के बारे में, लेकिन कहाँ भाजपा एक्शन लेता है? हम तो बोले कि पहले आप जांच कीजिए, यदि जांच में हम दोषी होते हैं तो सस्पेंड कीजिए, लेकिन हमारी पार्टी में तो उल्टा हुआ, सस्पेंड करके जांच किया। पहले सस्पेंड ही कर दिया और फिर और सस्पेंड हुआ तो निर्विवाद रूप से हम निकले, कहीं से भी मतलब हमारे ऊपर में कोई आँच नहीं आया। पूरा असेंबली में गए, अध्यक्ष जगह गए, उसके ही नेता से जाके पूछे। तो ये तो देखिए, कोई भी आदमी मान लिया गलत करेगा तो खुद आके कहेगा कि बाजार में आकर के हमने गलत कर दिया। वोट डालने के बाद आप खुद बाहर आके बोल दिए कि हम भाई बोले।
जब हमारी कोई बात ही नहीं थी किसी से, हम तो थे, उसके पहले भी हम 2 बार विधानसभा में डाल चुके थे। एक बार मान लिया जाए बसंत सोरेन को मैं वोट दिया था, उस समय मेरा वोट कैसे निकला। उसके पहले हाजी हुसैन साहब को मैं वोट दिया था, तो क्या 2 बार मैं राज्यसभा का वोट दे चुका हूँ और देना जानता था, तो क्या ये वोट नहीं देते। लेकिन उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा थे, हम नहीं देखे, उसके बाद मानते कोई बात होता तो हम पर ही आरोप लगा। और कांग्रेस वाले ही बोलेगे तो बोले थे, आरपीएन से प्रभारी थे, हम तो अभी भी बोले हैं। तो आपको पार्टी का इसमें कोई गाइडलाइन नहीं था कि आपको वोट देना है कि नहीं देना है, इसी को देना है, कांग्रेस को देना है। हमको जानते हैं, एक बार देने गए, फिर कांग्रेस वाले ने बुला लिए, कैसे करना है। हम तो शुरू हमको जब किसी से कुछ लेने देना ना था, तो हम फर्स्ट 11 बजे नंबर ले लिए, अब फिर हमको बुला लिया ऑफिस में। यदि ऑफिस में नहीं बुलाता तो हम अपना तो जो नियम है कि एक क्रॉस कर देना था, एक नाम एक जैसा बना करके अपना चल आते। तो इसलिए बहुत से लोगों का है, लेकिन हमको तो वो बात रहता तो रांची का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमको छोड़ देता बहाना मैंने करने के लिए। लेकिन ये तो मान लिया जाए कुछ लोगों के द्वारा ये है वे है, प्रोपगंडा करा दिया गया, प्रोपगंडा करा दिया, जबकि उस समय हमारे धनवार का ही कैंडिडेट थे। हाँ, इससे भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप संथालिया लड़ रहा गलत रहता तो क्या, वो तो मान लिया जाए करके कुछ भी कर सकता था, मतलब। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, जो पार्टी की लाइन गाइड है उस पर हम लोग करेंगे। ये तीसरा क्या है, मैंने हम वोट दिए थे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए ये सब चीजों को कोई भी झारखंड में जो चमकता है, जो छवि है, उसको एक कोशिश किया गया और इसके लेकर के सेकुलर लोगों के बीच में। लेकिन हम करें इसके पहले तो सब लोगों पर मैंने ये हुआ, बाबूलाल जी ही राज्यसभा में इतना बड़ा सवाल उठाया और फिर बीजेपी में चले गए। हाँ? ये कहाँ मान लिया हुआ बताइए, सबसे बड़ा तो यही केस किए थे। हाँ, कि उसी बीजेपी के साथ चले गए। ये तो सब समझने और सोचने की चीज है। इसके जितने विधायक चुनाव जीतते थे और बीजेपी में जाते थे, लेकिन हम लोग तो यदि ये बात रहती तो हम भी तो माने जा सकते। हाँ, आपको तो ऑफर भी था। बहुत कुछ था, एक वोट का मतलब था उस समय। यदि एक वोट जाता तो हम क्यों बर्बाद करते, जब यही गलती करना था तो एक जो होता गलत करते। हाँ, लेकिन मान लिया जाए पोटा नोटम खेल देते। ठीक बात है, बिल्कुल। चलिए गुड़िया जी, आप बताइए, अगला सवाल कीजिए। सर, आपकी पत्नी भी राजनीतिक में है, गांव प्रखंड की वो प्रमुख रही है, राजनीतिक में आने का फैसला उनका निजी था या आप अपने कुछ निजी स्वार्थ से उनको राजनीतिक में ला रहे हैं? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहली बात है कि राजनीति में कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई ना प्रॉपर्टी बनता है ना कुछ होता है। प्रमुख आप भी जानते हैं कि 5,000 रुपया मिलता है, 5,000 रुपया तो घर भी नहीं चलता। नहीं, निजी स्वार्थ नहीं, इनका कहना कोई अपनी राजनीतिक हम जो बोले ना, जैसे बोले कि आप निजी के कारण वो जब हमारी शादी हुई तो राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी, तो हमारा पंचायत समिति से एक बार निर्विरोध जीत गई, प्रमुख भी निर्विरोध जीत गई। तो वहाँ की जनता अभी 3 बार से लगातार 2 बार निर्विरोध जीती, एक बार 12 वोट से जीती। हमारे जो कंटेस्टर था वो मतलब मात्र 6 वोट लाया। तो इसलिए जनता चाहती है और जनता ने चाहा तो चुनाव लड़ी, और मैंने पंचायत समिति हो या प्रमुख हो, और निर्विरोध चुनाव। अभी इस बार भी जो 22 में जो प्रमुख चुनाव, उसमें भी गाँव से निर्विरोध बने। तो ये हम करें कि अपनी एक लोकप्रियता है लोगों के बीच में। आज एक प्रमुख है, देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई मतलब जो जनता का काम है निस्वार्थ भाव से करती, इसलिए जनता चाहिए। जबकि आप जानते हैं खरीद प्रयोग के समय में बहुत बड़े बड़े भाजपा का माने लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन मान लिया जाए वहाँ के जितने भी पंचायत समिति वोटर थे वो मान लिया जाए ललिता देवी को निर्विरोध देते आई। लोग कहते हैं कि ठीक है, वोटर को प्रभावित करके तो आदमी जीत सकता है, लेकिन जो पंचायत समिति जो 24 को लोग जीते हुए हैं, 23 लोग, तो वो उसको तो आप प्रभावित नहीं कर सकते ना। प्रमुख तो वो लोग चुनेंगे, प्रमुख तो वो लोग चुनते हैं ना पंचायत समिति। तो ये एक अपनी जो काम है, अभी भी वो गृहिणी है, कोई भी 10-20-50 लोग जाते हैं, आज भी उसको सेवा करती है, तत्पर रहती है। तो इसलिए वो राजनीति में है, और हम समझते हैं कि महिलाओं को राजनीति में आना कोई गलत काम भी नहीं, आना चाहिए, बढ़ करके भागीदारी होनी चाहिए। अभी देखिए भारत की सरकार ने भी 33% महिलाओं को संसद विधायक में रिजर्वेशन दिया,
तो जरूरत तो पड़ेगी। वही बात ही पूछ रही है जी। कि आप रणनीति के तहत मैडम नहीं, आई वैसा है नहीं, कि वैसा- भाई आगे चल के राजनीति करते आरक्षण हुए तो अभी लाया संसद में, हम लोग तो 2010 से ही बन, 10 से बंद है। ऐसा थोड़े है। अच्छा, ये अभी ये सोशल मीडिया में भी चल रहा है बहुत तेजी से कि आप फिर से पुराने फॉर्म में आ रहे हैं। आपको पता चल गया कि जो सत्ता का सुख है 5 साल जो आप भोगे हैं, बोलो उसमें चलने से फिर जो आगे का संघर्ष मुश्किल होता है, तो आप फिर से पुराने वाले राजकुमार यादव बन गए और हैं, इसमें क्या है? देखिए ये सब लोगों को लगता है, लेकिन मेन बात है कि मैं शुरू से भी कभी समझौता नहीं किए। आप देखेंगे कि 19 से लेकर के 24 तक का भी मेरा लड़ाई आप देखेंगे तो एक से एक लड़ाई लड़े। आप देखेंगे कि इसी तीसरी की धरती पर जब आदिवासियों की जमीन 2022 में 76 एकड़ जब फॉरेस्ट विभाग ने कब्जा कर लिया था, मैंने लड़ करके 2022 में सबको वापस कराया। सैकड़ों घर को गिरा दिया था, उसको घर को बनाए। लेकिन है कि उस समय हम उतना सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते थे, तो वो सब लड़ाई हमारा नहीं दिखता था। मुख्य बात ये है, अब है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो अब हमारे लोग भी सोशल मीडिया के साथ आगे जुट दिख रहा है। गया है। हाँ। और इसीलिए अभी आप देखें जैसे उदय यादव की मैंने हत्या का मैटर लिया, तो लिए तो इसको देखिए 3 अपराधी जो पकड़ाया, यदि मैं नहीं करता तो कुछ नहीं होता। तो अब एक है कि एक माने आक्रामक रूप से, एग्रेसिव रूप से जो politician माले का जो थोड़ा सा बीच में ये हुआ था, उसको मैं फिर से जिला में स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम लोग को एक कोशिश है कि जहां भी घटनाएं घटे तुरंत हस्तक्षेप करे। जैसे आपने देखे संजय दास की हत्या हुई, जी। मैंने ही तुरंत डाला, दूसरे दिन की मार्च किया जाए, और उसके बाद तुरंत हमने एसपी और डीसी साहब से मिले, तुरंत एफआईआर लॉन्च हुआ, सस्पेंड भी हुए। फिर हम लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने उनके घर, संजय दास के घर गए जहां उसके धनबाद जिला में मिलते थे, जी। वहां भी हमारी सभा हुई। तो ये कुल मिला करके एक जो थोड़ा हस्तक्षेप की पहलू कमजोर हो गई थी। जी। माले के आंदोलन, लड़ाई, गोलबंदी कमजोर नहीं हुई थी, हम लोग को हस्तक्षेप की पहलू। जैसे अभी हमारे राजेश सिन्हा जी यहाँ बैठे हुए, तो अभी देखते हैं कि गिरिडीह के हर छोटे छोटे मैटर में जाते हैं। जी। अब अभी आप देखिए एक आदर्श सोरेन की मौत हो गई, एक मजदूर का, धनबाद हॉस्पिटल में ले। हाँ। अब ये देखिए मैंने हमारे जो मजदूर संघर्ष मोर्चा माले मिल करके उसके परिवार को 10 लाख दिलाए। तो आप देखेंगे कि हर जगह पर, शहर से लेकर के पूरे इलाके में माले का हस्तक्षेप बढ़ा है। और ये पहलू थोड़ा सा बीच के समय में मान लिया जाए कमजोर हुआ था। फिर से हम लोगों ने एक नए जिला सचिव बनाए हैं। तो हम समझते हैं कि जनता के साथ में एक उभार है, और जनता को भी लग रहा था कि इंडिया गठबंधन है, भाजपा है, तो अब जनता को भी लग रहा है कि इससे काम बनने वाला नहीं है, संघर्ष ही एक विकल्प है और माले ही इसका एक रास्ता है। तो इसको हम लोगों ने जो है सो अब थोड़ा और मजबूती कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। और गिरिडीह जिले के अंदर में जहां भी कमजोर लोगों के ऊपर में हमला होगा, माले हमेशा आपको खड़ा मिलेगा। राजधनवार में हाल के दिनों में लगातार हत्या की घटनाएं घटी हैं, और आप मजबूती से इसके खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विधानसभा में या मुख्यमंत्री के पास अपने विधानसभा क्षेत्र के ऐसे आपराधिक मामलों के खिलाफ पत्र लिखना या व्यक्तिगत रूप से दबाव बना पा रहे हैं कि नहीं? सबसे पहले तो आपको एक बात बता देते हैं कि बाबूलाल जी यदि आवाज उठाते तो अपराधियों को सजा मिलती, तब तो ये घटना ही नहीं होती। अभी जो उदय यादव की हत्या हुई है, बाबूलाल जी हर बात में, हर चीजों पर हेमंत सोरेन को घेरते हैं, फेसबुक में लिखते हैं, लेकिन उदय यादव की हत्या के सवाल पर आज तक, अभी तक, मैंने उदय यादव की हत्या 1 मई को हुआ, आज हो गया लगभग 19 मई। 19 दिन में ना वो फेसबुक में एक शब्द लिखे हैं, ना अखबार में बयान दिए हैं, और ना तो निंदा की है, ना तो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है, ये और सांसद महोदय दोनों ने। तो ये हम कह रहे हैं कि बाबूलाल जी किसी भी मामले में जो है, चाहे हत्या हो, चाहे ब्लॉक में भी आपने देखा कि तीसरी अंचल में ही जो लोगों ने जो पथराव किया, चाहे दोनों तरफ जो लाठीचार्ज भी, घायल हुए, ये कदम को हम गलत मानते हैं। लेकिन हम कहते हैं लोकतांत्रिक आंदोलन 15 से 18 दिन जब चल रहा था उनके प्रखंड में,
कि रजिस्टर 2 की कॉपी दिया जाए, क्या जो भी मांगा जा रहा था। तो हम कह रहे हैं कि बाबूलाल जी हस्तक्षेप करते तो एक अंचलाधिकारी को जो अधिकार है दिलाते तो ये घटना को टाला जा सकता था। लेकिन आप देखेंगे कि वो उधर से पार किए, लेकिन इन आंदोलनकारियों से मिलना भी जरूरी नहीं समझे। चाहे वो लाठीचार्ज की घटना का निंदा नहीं किया, उसमें सैकड़ों आदिवासियों का नाम दे दिया गया, अभी लगभग 40 से ऊपर जेल में बंद है। तो हम ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी आंदोलन चलता है, जनता को ये अधिकार है। ठीक है, जनता ने मान लिया कोई गलत स्टेप लिया तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन हम कर रहे हैं कि 15-15 दिन तक यदि उस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है तो जिला प्रशासन चाहे स्थानीय प्रशासन क्यों सोई थी, उनको भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। तो ये चीज तो वहाँ बाबूलाल जी के अनाज की जो अभी महीनों में अभी जानते हैं 3 महीना का बैकलॉग चल रहा है राजधनवार ब्लॉक में। 3 महीना के बाद में 1 महीना का अनाज मिलता है। आपका अभी मान लिया जाए मई महीना है तो अभी आपका ठप्पा लिया जाएगा, अभी मिलेगा आपको जुलाई में। तो ये जो बैकलॉग चल रहा है, ये बैकलॉग खत्म करने का किनको अधिकार है? तो इस तरीके के एक से एक कदम है। आदिवासी कितने लोगों का माने हत्या हो गई, कितने दुर्घटना में मारे गए, वहां भी देखने नहीं गए। तो देखिए इनका एक ही मकसद है कि लोग मारे जाएं, जनता की समस्या समाधान हो या नहीं हो, बिजली मिले या नहीं मिले, सड़कें बने या नहीं बने, हमको हिंदू मुस्लिम करना है, वोटर हमको दे देगा। और यही रास्ते पर बीजेपी चल रही है। लेकिन हमारे धनवार ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता को, देश की जनता को इस बात को समझ लेना होगा कि इससे चीज़ें नहीं बनने वाली है। आपको रोजगार के लिए, आपको शिक्षा के लिए, अभी धनवार विधानसभा में अभी तीसरी इलाके में मतलब जो है सो कितने स्कूल में टीचर नहीं है। हाई स्कूल और +2 हो गया, लेकिन +2 का एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। ये अमतरो एक विद्यालय है जो विद्या मैंने भवन के अभाव में वहाँ के दलित बच्चे 1 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहे हैं, उनका मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है। ये मैंने डीसी साहब को लिखा है, तब स्वीकृति दी है। एक लक्ष्मी मथान गांव है जहाँ सुरजी मरांडी और 2 आदिवासी महिला परसों के दौरान रोड के अभाव में मर गई। और वो 1 किलोमीटर रोड बाबूलाल जी नहीं बनाए, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र है ना। लेकिन जबकि एक विधायक को प्रत्येक साल 15 से 18 किलोमीटर रोड नया मिलता है। वो चाहते तो आदिवासी गांव को लक्ष्मी मथान को जोड़ सकते थे। 2 महिलाओं ने परसों के दौरान जिंदगी खत्म हो गई। और एक तरफ बोलते हैं बाबूलाल जी कि आदिवासियों की संख्या खत्म हो रही है, कम हो रही है। भाई कम हो रही है तो इसका जिम्मेवार आप भी है ना। आप यदि वो 4 जान को बचाया सकता था ना। बिल्कुल 2 आदिवासी के 2 बच्चे मरे गर्भवती में, 2 4 से 8 भी तो हो सकता था, लेकिन आपने एक सड़क नहीं बनाया। आप आज तक इसका जवाब नहीं दिए। जब सुरजी मरांडी बना था उस समय बाबूलाल जी जाके मोटरसाइकिल से गए थे कि इसको 1 महीना में बनेगा, हमारे खोरी महुआ SDO गए थे, फिर क्यों नहीं बना? वो सड़कें सिर्फ उन्हीं जगह पर बनेंगे जहां संपन्न है, जहां इनका अपना वोटर है, जो सुखी संपन्न है। तो ये चीजें चल रही है। तो अच्छा, ये लक्ष्मी मथान गांव की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाबूलाल मरांडी छापे भी थे। हाँ, छापे भी थे। हाँ, बाबूलाल मरांडी विधायक है तो प्राथमिक जिम्मेवारी उनकी है। एक विपक्ष में थे और आज विशेष करके आप सत्ता में हैं। आप क्या कर रहे हैं? भाकपा माले इसके लिए क्या कर रही है? सबसे पहले है कि हम बता देना चाहते हैं, लक्ष्मी मथान की रोड की स्वीकृति मैंने DC से मिलकर दिलाया हूँ और वो बनने वाला है। ये जब नहीं कर पाए तो ये भी बता देता हूँ, वो अमतरो भवन की बिल्डिंग का भी स्वीकृति मिली हुई है। और आदिवासी क्षेत्रों में जो तालाब पानी नहीं था उसको भी हमने जो है सो टाइट इन टाइट फंड से और आपके जो है भूमि संरक्षण से DC साहब से मिलकर के उन क्षेत्रों में दिलाने का काम किया। जहां सड़कें ने उसको मैंने जो है सो सर्वे करा रहा हूँ। इसलिए ये नहीं कि विपक्ष की है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कलम तो उनकी चलेगी ने। सरकारें तो मान लिया जाए ग्रामीण विकास विभाग जो है वो तो मांगता विधायक है ना। तो यदि बाबूलाल को हम इसलिए माने जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि आप विधायक है, आप अनुशंसा कर देते, उसके बाद नहीं बनती तो हम उसकी लड़ाई लड़ते। लेकिन आपने लक्ष्मी मथान का रोड क्यों नहीं दिया आज तक? आज आप 6 साल हो गया, आपको 75 किलोमीटर रोड मिला। 75 किलोमीटर रोड में क्या 2 किलोमीटर वो आदिवासी उसके हकदार नहीं थे? ये है सवाल। जी चलिए, अगला सवाल फिर से हम गुड़िया जी से लेते हैं। सर, अगर आपको राजधनवार विधानसभा से फिर से एक बार विधायक बनने का अगर मौका दिया जाए तो आप वहां की जनता को किन किन सुविधाओं से नवाजेंगे?
देखिए, धनवार की जनता का अभी महत्वपूर्ण जो बिजली थी उसको और बेहतर करना है, शिक्षा है उसको बेहतर करना है, सड़कें जो हमने बनाया था आप मरम्मती मांग रहे हैं उसको बेहतर करना है, और अभी गाँव में एक डिग्री कॉलेज ने उसको वहाँ एक डिग्री कॉलेज चाहिए। स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं, एक हमारा मैं बता देता हूँ, गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ 8 डॉक्टर का यूनिट है लेकिन अभी 4 या 5 है। धनवार में 12 डॉक्टर का यूनिट है, वहाँ 4 या 5 है। तो ये सब चीजें यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली दुरुस्त किया जाए तो हम समझते हैं जनता अपने आप ठीक सब कुछ कर लेगी। तो ये सब बुनियादी जो जरूरत है उसको ठीक करना सबसे बड़ा चीज है कि रोजगार जो हमारे क्षेत्र में डिबरा है, हमारे क्षेत्र में खनन है, उसको किस तरह से दिया जाए इसको लेकर के भी जरूरत है करने की। नदियां हैं जो मान लिया जो गढ़वाल के जरिए बांधने की जरूरत है, जो जमीन कटाव हो रहा है, तो एक ऐसे बहुत से ऐसे चीज़ हैं जिनको अभी और एक बार मौका मिलता तो हम समझते हैं ये सभी समस्याओं का समाधान हो गया रहता। और कम से कम सड़क, बिजली और पानी भी अभी देखिए जन नल योजना में भारी घोटाला हुआ है, करोड़ों की योजनाएं तो खड़ा कर दिया गया लेकिन लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए अब हम आखिरी सवाल की ओर बढ़ेंगे और जाते जाते आप हमें यही बता दें कि जो गठबंधन की राजनीति है भारत भाकपा माले के लिए वो कितना फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, कि पार्टी का विस्तार के रास्ते में गठबंधन बाधा है या इससे पार्टी का विस्तार होगा? देखिए, गठबंधन जो है सो राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर होती है। आप भी जान रहे हैं कि हम जिस माने विचारधारा की राजनीति करते हैं, तो मेरे लिए सबसे पहले देश है, और देश में जिस तरह से एक सांप्रदायिक फासीवाद, एक जिस तरह से धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट करना, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, ये जो चीज़ें हैं, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चलेगी तो मान लिया जा करके देश के एक बहुत बड़े तबके को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी जरूरत के लिए ये गठबंधन, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, चाहे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये हमारी राजनीतिक जो गठबंधन हुई है। रही बात कि सरकार चाहे जिसकी भी रहे, जो जनता का मुद्दे हैं इसकी लड़ाई के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन अब आप कर दीजिए। सर ने जो देवभूमि झारखंड न्यूज चैनल को अपना इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए सर का हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपने बुलाया, हम लोग मिलते रहेंगे, और आप लोगों को भी अब उधर का न्यूज भी आपके चैनल को हम लोग भेज देंगे ताकि चलते रहे। जी, आइए, आप देख रहे थे देवभूमि झारखंड न्यूज का बोले नेताजी कार्यक्रम। अगले बार, अगले सप्ताह फिर हम एक बड़ी राजनीतिक हस्ती के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए देवभूमि झारखंड। नमस्कार।